अभिभावक अपने बच्चे के जन्म से ही उसका सुनहरा भविष्य देखने की कामना करने लगते हैं और सबसे ज्यादा चिंतित वो तब होते हैं जब समय आता है उसके लिए एक स्कूल चुनने का। किस स्कूल में कराएं वो अपने बच्चे का दाखिला, इसको लेकर अभिभावक काफी हद तक कंफ्यूज रहते हैं। आज दाखिले की दौड़ में होगी इसी विषय पर चर्चा और इस विषय पर आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अलवर के बेहतरीन स्कूलों में से एक वीएलएम मेमोरियल की प्रिंसिपल रेखा जी। रेखा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, सबसे पहले रेखा जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि अपने बच्चे के लिए स्कूल में दाखिला दिलाते वक्त पेरेंट्स को उस स्कूल की किन किन क्वालिटीज पर ध्यान देना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जी। और ये स्कूल का डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि इसके बाद में आगे के रास्ते बच्चों के लिए खुलते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि स्कूल में सेफ्टी किस तरह की है, प्रॉपर सेफ्टी है या नहीं है, एनवायरनमेंट क्लीन है या नहीं है, हाइजीनिक है या नहीं है। जी। सेकंड नंबर पे स्कूल का डिसिप्लिन कैसा है। बिल्कुल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे तो सारे ही टैलेंटेड होते हैं पर अगर उनमें प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होता है तो वो टैलेंट कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। जी। तो डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैल्यूज, पहले ये होता था कि ज्यादातर जॉइंट फैमिलीज होती थी जी। पर क्योंकि आजकल ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज है और मदर फादर मोस्टली दे आर वर्किंग जी। तो उस समय क्या होता है कि पेरेंट्स भी बहुत बिजी रहते हैं। तो ये जो वैल्यूज इनकलकेट करने का जो चीज है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं स्कूल के ऊपर आ गया है। तो वो वैल्यूज इनकलकेट करना, उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एकेडमिक्स कैसा है। बिल्कुल। एकेडमिक है, एकेडमिक को आपको अगर पता लगाना है कि कैसा है तो उनके आप पुराने रिकॉर्ड्स देखिए, एक्स स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं वो चीज आप देखिए। तो एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज। अब वो टाइम नहीं है कि हम चार दीवारों में बच्चों को बिठाए और पढ़ाए और उनको रटवाए। बिल्कुल। तो को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है, स्पोर्ट्स है, मार्शल आर्ट है, ये सारी चीजें भी सिखानी बच्चों को बहुत जरूरी है। तो ये वाली चीजें चेक करनी बहुत जरूरी है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा रहे हैं तो आप प्लीज ये भी देखिए कि क्या बच्चे सिर्फ सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम ही नाम है या वहाँ के बच्चे इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए आप कहीं पे भी एडमिशन के लिए जाएंगे, एडमिशन कमेटी होती है और वो अपनी स्कूल की तारीफ ही करेगी। बिल्कुल। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है आप उनसे रिपोर्ट लीजिए कि स्कूल कैसा है जी। वो आपको बिल्कुल सही रिपोर्ट देंगे। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें देखें और सोच समझ कर उसके बाद फैसला ले। डेफिनेटली। जी, वीएलएम स्कूल का काफी नाम है, अलवर के टॉप मोस्ट स्कूल्स में से ये एक स्कूल है। आप कब से स्कूल से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में बताइए। देखिए एक्चुअली मेरी जर्नी अगर मैं कहूँ तो 1997 में शुरू हुई थी। जी। वीएलएम की एक और ब्रांच थी ब्लू बर्ड पब्लिक स्कूल। 1997 में मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया था जी। कुछ महीने का एक्सपीरियंस लेने के लिए। बिल्कुल। लेकिन मुझे पता चला कि वो स्कूल में जब मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि स्कूल में काफी मेहनत होती है। और वो 1997 के बाद में मैं कुछ टाइम के बाद में मेरे जब बच्चे हुए तो मैंने थोड़ा सा दो छोटे ब्रेक्स लिए और वीएल मेमोरियल पब्लिक स्कूल मैंने 2003 में ज्वाइन किया और वो जर्नी अभी कंटिन्यू है। तो ऑलमोस्ट 22-23 इयर्स मुझे कंप्लीट हो आपको ये बता दूं कि मैं भी ब्लूबर्ड पब्लिक स्कूल के एक स्टूडेंट रही हूं। जी। डायरेक्टर सर मिस्टर अजय लोचन माथुर उन्होंने मुझे ये बात बताई थी तो मैं तुरंत पूछ रही थी कि सर वो मुझसे भी पढ़ी हुई है कि नहीं। तो अब ये जर्नी इतनी लंबी हो गई है तो मुझे स्कूल से एक अलग ही लगाव हो गया है, बच्चों से, स्कूल से। और मैं सिर्फ दिल से नहीं, मतलब मैं तो आत्मा से जुड़ गई हूँ। जी जी जी। और इतना समय स्पेंड करने के बाद एक ही जगह पर आपको घर जैसी फीलिंग वहाँ आने लगती है। सच बताऊं फ्रैंकली गरिमा जी, एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ या मैं कोई एम्प्लॉय हूँ। मुझे लगता है ये मेरा स्कूल है और मैं उसी फीलिंग्स के साथ में वहाँ पे काम करती हूँ। बिल्कुल। डायरेक्टर सर का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है, नो डाउट। लेकिन मतलब अब मुझे अलवर में जो एक रहने का रीजन है कहीं ना कहीं वो वीएलएम स्कूल है। बिल्कुल। रेखा जी, वीएलएम स्कूल की हम बात कर रहे हैं, वीएलएम स्कूल के क्या कुछ स्पेशल फीचर्स हैं इस बारे में बताइए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस स्कूल के बारे में? आप इतने लंबे समय से स्कूल से जुड़ी हुई हैं तो इसकी क्वालिटीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। आप कह रहे हैं कि कुछ स्पेशल फीचर्स, मैं ये कहूंगी कि हर एक फीचर ही स्पेशल है जी। जैसे हमारी स्कूल की जो यूएसपी है वो है इंडिविजुअल अटेंशन। हर एक बच्चे पे बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स है अलग अलग विंग्स के लिए, प्राइमरी, मिडल, सीनियर क्लास, सीनियर मोस्ट क्लासेस। तो वहाँ पे एक एक कोऑर्डिनेटर एक एक बच्चे पे वर्क करते हैं, एकेडमिक देखते हैं, उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में वो कैसे है। अगर
एकेडमिक में वो थोड़े वीक है तो उनके लिए अलग से रेमेडियल क्लासेस होती है। हम बार बार पेरेंट्स को ये कहते हैं कि बच्चों को कहीं पे भी ट्यूशंस भेजने की जरूरत नहीं है जी। एक एक बच्चे से पेरेंट्स से कनेक्टेड रहते हैं, फोन कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि हम लोग होम विजिट भी करते हैं। हर साल एक बार ऐसा होता है, कभी कभार 2 बार भी होता है कि हम लोग टीचर्स जी, मैं खुद और डायरेक्टर सर हम लोग अलग अलग टीम बना के होम विजिट करते हैं, बच्चों के घर जाते हैं Okay. और बच्चों का जो इन्वायरमेंट है उसको भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि हमारे यहाँ पे जो एकेडमिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे बच्चों के परसेंटेज बहुत अच्छे आते हैं। हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स है वो जैसे कोई IIT मुंबई में पढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे CA है, एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब काफी सारा बच्चों ने काफी सारे बेंचमार्क किए हैं। और जो हमारे बच्चे हैं हम लोग एक इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो हर एक बच्चे को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। बिल्कुल। मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मेरी स्कूलिंग कॉलेज वगैरह सब मुंबई से हुआ है तो मैं वहाँ पे जब देखती थी कि नर्सरी LKG UKG के बच्चे भी जब इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ के बच्चे क्यों नहीं बात कर सकते। तो एक एनवायरनमेंट हम लोगों ने क्रिएट किया, हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। इनफैक्ट अभी समर वेकेशन टाइप हमने एक शॉर्ट ब्रेक दिया था, उसमें भी हमने एक इंग्लिश ग्रामर लैंड करके व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा पूरी तरह से दिखाई। उसमें डिबेट, स्पीच, रीडिंग, राइटिंग इन सब पे वर्क हुआ। टीचर स्टूडेंट रेशियो हमारे यहाँ पे बहुत मतलब बैलेंस्ड है। एकेडमिक और एकेडमिक के अलावा हमारे यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, इसके ऊपर हम लोग बहुत जोर देते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, मार्शल आर्ट है, ताइक्वांडो, और इसके अलावा हम लोग म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो सबसे पहले जो असेंबली होती है उसमें बहुत मोमेंटम होता है, बहुत एक्टिविटीज होती है। हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं बच्चे स्टेज पे आए और उनकी जो शाइनेस है वो खत्म हो। और उसके जस्ट बाद में हमारे 45 to 50 मिनट्स की क्लब एक्टिविटीज होते हैं। तो क्लब एक्टिविटीज में पहले तो बच्चों को कंपलसरी किया जाता है कि आपको इस क्लब में जाना है क्लास वाइज, और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में हम बच्चों को चॉइस दे देते हैं जिससे कि बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज में वो और आगे ग्रो करे। बिल्कुल। और इसी तरह से हम लोग काफी सारी वर्कशॉप्स वगैरह करवाते रहते हैं टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। डायरेक्टर सर और मैं हम लोग पेरेंट्स की भी वर्कशॉप करवाते हैं। काफी सारे हमारे एक्सकर्शंस हम करते हैं और लास्ट ईयर ही हमने फ्रेंच लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस की। तो हम एक तरह से बच्चों को ग्लोबली तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हर जगह ये बोला जाता है कि सक्सेस होने के बाद में ये प्लानिंग है, वो प्लानिंग है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को फेलियर का सामना करना पड़ा तो उसके बाद की कोई प्लानिंग नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लाइफ स्किल सिखाते हैं क्योंकि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही नहीं होने वाला है। तो हम इस तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चों को जिससे कि बच्चों को आगे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी वो बहुत अच्छे से दृढ़ता से उसको फेस कर सके। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। एकेडमिक जैसे मैंने बताया हमारे काफी अच्छे हैं और एक्स स्टूडेंट्स अभी भी आते हैं, मिलते हैं। तो मतलब अगर आप देखना चाहोगे तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। जी जी जी। रेखा जी, इस समय आप किस तरह से स्टडीज मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं और ये कब तक बंद है इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए ये जो चीज है, ये कोरोना का जो अटैक हुआ है, बिल्कुल, इसके लिए मेंटली कोई भी तैयार नहीं था जी। लेकिन बहुत ही कम टाइम में सारे मतलब पूरे स्कूल में जैसे मैनेजिंग कमेटी है, टीचर्स वगैरह, सबने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और मैं ये कहूँगी कि आपको एक अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट में भी आपको कंफर्टेबल रहना आना चाहिए। टीचर्स ने बहुत ही कम टाइम में अपने आप को चेंज हुए इन्वायरमेंट में अडेप्ट किया। टेक्नोलॉजी से उन्होंने सारी चीज़ें सीखी। हमने टीचर्स की एक ट्रेनिंग भी दी हमने टीचर्स को, क्योंकि ये सब चीज़ें टीचर्स के लिए भी नई थी जी। और मैं इस चीज़ के लिए टीचर्स का बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी क्योंकि टीचर्स ने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया। हमने अलग अलग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो यूज़ किए। टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया वीडियोस के जरिए, ऑडियोज़ के जरिए, लाइव क्लासेस ली। बच्चों को जैसे उसमें ऐसे ऑप्शन होता है कि अनम्यूट करो तो बच्चे भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से है। चैट बॉक्स में बच्चों ने अपने क्वेश्चंस डाले तो उनके फिर सॉल्यूशंस बताए, फ़ोन कॉल किए। तो इस तरह से हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी क्योंकि अभी हमारे पास में ऑनलाइन स्टडी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है एकदम से। हो सकता है हम आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीजें
ढूंढ ले, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास में है। तो हम ये नहीं चाहते, कई बार आता है पेरेंट्स का आंखों पे जोर पड़ता है और इस तरह की चीजें, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऑनलाइन स्टडी में हम बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स देते हैं। अगर कोई चीज ऐसी हो जो ऑडियो के माध्यम से भी हम अपने बच्चों तक पहुंचा सके, तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें वीडियो ही भेजें या फिर लाइव टीचिंग ही हो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम ध्यान रखते हैं। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, मैं जितने भी पेरेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि टीचर्स ने इस समय काफी मेहनत की है। वैसे तो टीचर्स हमेशा ही करते हैं मेहनत, पर इस समय जो अनएक्सपेक्टेड चीज थी वो हुई। टीचर्स ने अपने आप को उस नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट किया, काफ़ी मेहनत करके टीचर्स अपने लेक्चर्स तैयार करते हैं। तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। यहाँ पे मैं एक पॉइंट, अगर आप सहमति दे, तो मुझे एक चीज़ बोलनी थी कि टीचर्स ने अभी इन चीज़ों में ऑनलाइन स्टडी वगैरह के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं टीचर्स। तो कुछ पेरेंट्स हैं वो तो इस चीज़ को समझ रहे हैं, उन्होंने फीस भी जमा की है, पर कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं, मुझे पता नहीं वो किस चीज़ की वेट कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हुए कि आप प्लीज फीस डिपॉजिट कीजिए, जिससे कि हम हमारे टीचर्स को सैलरी टाइम पे दे सके और उनका भी मोटिवेशन बना रहे। वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में। तो वो अपने बच्चों को जो फीस को लेकर रिस्पांस मिल रहा है पेरेंट्स की तरफ से, वो किस तरह का है? देखिए, एक्चुअली अभी मिला जुला है। मतलब कुछ पेरेंट्स ने तो फीस जमा कर दी, जब हम फोन कॉल कर रहे हैं या मैसेजेस डाल रहे हैं तो पेरेंट्स ना नहीं बोल रहे हैं जी। वो यही कह रहे हैं कि ठीक है, हम 2 दिन बाद भर देंगे, 4 दिन बाद भर देंगे, पर ये काफी लंबा टाइम हो गया। जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। नहीं, ऐसा पहले बिल्कुल नहीं होता था। हमारे पेरेंट्स बिल्कुल टाइमली फीस देते थे। कोई किसी की कोई बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हम भी कंसीडर करते थे जी। पर अभी पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने हो गए, अप्रैल मई जून जी, है ना। तो और मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूल मतलब इतना कोई फंड जमा है कि वो स्कूल टीचर्स को दे दे। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि फीस आप लोग ऑनलाइन स्टडी प्रॉपर्ली चाह रहे हैं, टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं, हम छोटे छोटे ब्रेक भी दे रहे हैं, हर तरह से हम जैसे आप चाहते हैं वैसे कर रहे हैं। तो और इवन हमने तो टेस्ट भी ले लिया, तो असेसमेंट्स वगैरह सारी चीजें हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा फीस आप टाइमली देंगे तो क्या होगा कि हम भी टीचर्स को टाइमली सैलरी दे सकते हैं, जिससे टीचर्स का भी मोटिवेशन बना रहे। जी बिल्कुल। तो रिक्वेस्ट है मैम की भी, और ऐसे में हमारे व्यूअर्स भी इस बात को समझ रहे होंगे जो पेरेंट्स हैं। तो आपने अगर अभी तक फीस डिपॉजिट नहीं करवाई है जिस भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हो, क्योंकि ये जो बात है वो सभी स्कूल से जुड़ी हुई है जी। जैसे हम लोग आपस में बात करते रहते हैं जी जी। और तो ये सभी स्कूल्स के साथ में प्रॉब्लम है। तो आपके बच्चे जिस भी स्कूल्स में पढ़ रहे हो, प्लीज अपनी बच्चे के लिए जो फीस है उसको डिपॉजिट जरूर कराएं। ऑनलाइन क्लासेस की आपने बात की रेखा जी, ऑनलाइन क्लासेस ही एकमात्र ऑप्शन इन दिनों बचा है, चाहे वो स्कूल्स हों चाहे बच्चे हों। ऐसे में क्या ये क्लासेस थ्रू आउट ऑफ द ईयर चलती रहेंगी? देखिए, मैं और जो हमारे डायरेक्टर सर है, हम लोग ये सब पॉइंट्स के ऊपर काफी डिस्कस करते रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से मैं कहूंगी कि एक नया रास्ता खुला है जी। अगर जब भी स्कूल खुलेंगे अगले महीने या उससे अगले महीने, तो जो रेगुलर क्लासेस है वो तो करनी है, पर ये ऑनलाइन क्लासेस है स्पेशली बड़े बच्चों के लिए। जब कभी ऐसा होता है कि हम डेडलाइन देते हैं सिलेबस के लिए और सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है या उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो उस समय, उस केस में हम छुट्टियों के दिन जी, जैसे कोई हॉलीडेज होता है, उस दिन हम लोग बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें बच्चों का जो भी कोई पेंडिंग सिलेबस है वो हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डाउट क्लासेस हो सकती है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आगे भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको हम जिस तरह से अभी यूज़ कर रहे हैं उस तरह से तो नहीं करें, उसको कम किया जाए, उसका टाइम वगैरह छुट्टी के दिन किया जाए। तो ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान कहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल। मैंने एक बार बहुत साल पहले मैंने आहा ज़िंदगी के टॉप मोस्ट पेज पे मैंने ये फ्रंट पेज पे ये पढ़ा था कि 2020 तक सारे स्कूल्स बंद हो जाएगी। काफी साल पुरानी बात है। मैंने डायरेक्टर सर को भी वो दिखाया था कि फ्रंट पेज पे सर ये लिखा हुआ है। तो थैंक गॉड ऐसे स्कूल्स तो बंद नहीं हुए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अलग तरह के ऑप्शंस हमारे सामने खुल गए हैं और ऑनलाइन स्टडी भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें बच्चों को आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। छुट्टी के दिन वो अपना टाइम घर पे बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, और घंटे 2 घंटे तो बच्चे भी कर लेंगे। बच्चे बड़े स्मार्ट है, जैसे आप मोल्ड करोगे वो हो जाएंगे।
अगर स्कूल्स ओपन होते भी हैं तो इस दौरान आपके स्कूल्स में किस तरह के प्रिकॉशंस रखे जाएंगे ताकि बच्चों को कोविड-19 के कहर से बचाया जा सके? देखिए, जब आपने स्कूल सिलेक्शन की बात की थी तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और इस दौरान तो सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हम इसमें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि ये बोला जा रहा है कि ऑड इवन वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जैसे ऑड रोल नंबर है वो एक दिन आए, इवन रोल नंबर है वो दूसरे दिन आए, इस तरह की हम चीज कर सकते हैं ना। तो बस में कोई प्रॉब्लम होगी, एक सीट पे एक बच्चा बैठेगा, क्लास में भी अगर आपके 30 स्टूडेंट्स है तो आपके 15 स्टूडेंट्स ही बैठेंगे। बाकी जैसे लंच टाइम है वो हम अलग अलग रख सकते हैं। असेंबली कुछ टाइम के लिए नहीं होगी जिससे कि बच्चे असेंबल नहीं होंगे, तो कुछ टाइम के लिए हमको करना होगा। बाकी जैसे मास्क पहनना, पूरी बिल्डिंग को, फर्नीचर को सैनिटाइज करना, जगह जगह सैनिटाइजर रखना, ये सारे जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो भी प्रोटोकॉल है वो पूरे के पूरे सब के सब बिल्कुल फॉलो किए जाएंगे। तो हम भी नहीं चाहते कि कहीं कोई भी रिस्क हो, किसी के लिए भी हो। जी, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं, छोटे बच्चे हैं, वो मतलब क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें फॉलो कर पाएंगे? बिकॉज सैनिटाइजेशन और ये सब बच्चे हर चीज़ अपनी शेयर करते हैं, चाहे लंच बॉक्स हो, स्टेशनरीज हो, कहाँ तक आप मतलब एक तरह से मॉनिटरिंग भी नहीं कर सकते हैं बच्चों की? देखिए, ये मैं कहूँगी कि हमारी एक गलत फहमी है कि हम ये सोचते हैं कि पता नहीं बच्चे कर पाएंगे या नहीं। ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है, आप जो करेंगे वो आपको मिमिक करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो आपको मिमिक करते हैं। अगर आप प्रॉपरली मास्क लगाएंगे, आप बार बार हाथ धोएंगे, अगर आप इस तरह की चीज़ें बार बार करेंगे, बच्चा आपको देख रहा है और बच्चा वही चीज़ फॉलो करेगा। ये जो बच्चे हैं इनको थोड़ा ये लॉजिकल है। अगर आप इनको प्रॉपर रीजंस दोगे, आप उनको कारण बताओ, सिर्फ ये मत बोलो कि बेटा ये करना है, आप उसके पीछे का रीजन बताओ। अगर आप ये करते हैं तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी। थोड़ा छोटे बच्चों के केस में हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बाकी बड़े बच्चों के केस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बच्चे मिमिक करते हैं, आप फॉलो करोगे। जबकि इस समय को गुजरते हुए 3 महीने अप्रॉक्स हो चुके हैं, तो यूज्ड हो चुके हैं। अब ये कोई नई चीज नहीं है बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। माध्यम के माध्यम से आप आखिर में हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं एक मैसेज ये करना चाहूँगी कि ये कोरोना काल में, मतलब ये पूरी दुनिया में ही व्याप्त है। ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे अलवर में ही है या हमारे इंडिया में ही है, ये पूरी दुनिया में है। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज़ करनी है कि जैसे हम लोग काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिव हो गए हैं, तो हर चीज़ में हमको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ढूंढनी है। अब इसमें पॉजिटिविटी क्या हो सकती है? जैसे कि अप्रैल मई में लॉकडाउन रहा था, लॉकडाउन में काफ़ी नेचर रिवाइव हुआ है जी। जो आप देखिए कि मार्च के पहले तक बच्चे बड़े सबके मुंह पे एक ही डायलॉग होता था, टाइम नहीं मिलता है जी। तो वो टाइम मिला है लोगों को आत्म निरीक्षण करने का, आत्म मंथन करने का जी। फैमिली के अंदर बॉन्ड डेवलप हुआ है। बिल्कुल। जो सबको लगता था कि अरे बाहर का वीक में 1 बार 2 बार बाहर जाते थे, तो वो एक हमको लगा है कि हम घर के खाने पे भी हम लोग बहुत इंजॉय कर सकते हैं, बल्कि बच्चों ने बहुत नई नई चीजें सीखी है जी जी। और इसी तरह से मैं जो कह रही हूँ कि फैमिली बॉन्ड डेवलप हुआ है और कहीं ना कहीं वैल्यूज इनकलकेट हुई है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये बहुत एनरिच संस्कृति है। चाहे हम इंडिया में इतना उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हो, लेकिन बाहर के लोग इस चीज का लोहा मान चुके हैं। तो ये जो भारतीय संस्कृति में छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे कि चप्पल जूते बाहर खोलो, बार बार हाथ धो, किचन के अंदर ही हमारा डॉक्टर है। ये जो हम मसाले जो लेते हैं ना, ये सारे, जैसे अगर आप देखिए कि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारी इंडिया में कहीं ना कहीं इम्यूनिटी स्ट्रांग है। शायद इसके पीछे ये कहीं तुलसी, नीम या हल्दी है। तो पहले ये जो हल्दी, काली मिर्च वगैरह, इनको मसाले नहीं बोलते थे, ये तो वर्ड बहुत बाद में आया है जी। इनको औषधि बोला जाता था। तो अगर हम हमारे घर पे बैठ के अच्छे से योगा करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, इम्यूनिटी ड्रिंक ले, इम्यूनिटी ड्रिंक जैसे कि काढ़ा जिसे बोलते हैं, अगर हम ये ले तो हम लोग ये जो वायरस है, ये वायरस अगर हमारे पे अटैक भी करेगा और अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 2, 4, 5 दिन में अपने आप ही आके कब आएगा कब चला जाएगा वो हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाना है, योगा, मेडिटेशन और जो हमारे घर की जो चीजें हैं वो हमको यूज करनी है। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम है, ये टाइम भी कहीं ना कहीं समय बहुत बलवान होता है, एक जैसा समय रहता नहीं है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को ऐसे ही बैठे बैठे टास्क दे देते हैं ना, तो एक टास्क दिया कि कोई एक पंक्ति तुम मुझे बताओ जिसमें मैं बहुत अगर खुश हूँ तो दुखी हो जाऊं और दुखी हूँ तो खुश हो जाऊं। तो मंत्री ने सोचा और मंत्री ने कहा ये वक्त भी गुजर जाएगा जी। तो ये वक्त भी हमेशा नहीं रहने वाला है, कभी सुख है कभी दुख है, तो ये वक्त भी बीत जाएगा। तो हमें इस वक्त की कद्र करनी चाहिए,
अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहिए। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट फ्रॉम इट। लाइफ इज अ सॉन्ग, सिंग इट। लाइफ इज अ ड्यूटी, कंप्लीट इट। लाइफ इज अ ड्रीम, realize it. Life is a challenge, accept it. Life is very precious, so don't destroy it. Life is life, so fight for it. Thank you very बिल्कुल, much. बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आप Thank यहाँ आई you. और हमारे दर्शकों के साथ आपने इतनी अहम जानकारी भी उनको दी और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई जिनको लेकर वाकई उनके मन में कन्फ्यूज़न चल रहा था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात किसी और बेहतरीन स्कूल के फीचर्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए माध्यम। नमस्कार। Namaste.